मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने जंक फूड, स्नैक्स आदि के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे हम अपनी आदतें जो बिगाड़ते हैं। तो किस अवस्था में बिगड़ती है हमारी आदतें? किशोर अवस्था में बिगड़ती है। कब बिगड़ती है? किशोर अवस्था में हमारी हम अपने खाने से संबंधित जो आदतें होती है वो हम बिगाड़ देते हैं। अब देखिए, इसमें कल हमने फास्ट फूड के बारे में पढ़ा कि इससे हमारे ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है या किन किन पोषक तत्वों की कमी हमारे अंदर हो जाती है। कि किस प्रकार से इसकी जो फास्ट फूड संबंधी जो समस्याएं होती है या फिर उनकी सीमाएं होती है, इसमें हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ते हैं किस प्रकार से पड़ते हैं। तो बहुत सी इसकी सीमाएं बताई गई हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में इसकी कमी कर देते हैं। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड भोजन की पोषण संबंधी सीमाएं। इसमें फर्स्ट है कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए, दूध अथवा मिल्क शेक को छोड़कर बाकी फास्ट फूड में ये तीनों अनिवार्य पोषक तत्व कम या फिर नहीं होते हैं। अब देखिए, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन और विटामिन ए ये किस किस में होते हैं? दूध और मिल्क शेक को छोड़कर बाकी सारे फास्ट फूड में ये तीनों अनिवार्य पोषक तत्व कम या फिर होते ही नहीं हैं। फिर है फॉलिक अम्ल। कौन सा इसमें? फॉलिक अम्ल यानी फाइबर। और कम फास्ट फूड में ये प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। वसा वसा अधिकतर फास्ट फूड भोजन पदार्थों में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी तेल या फिर उनके तो फैट्स जिसमें होते हैं। तो ये जो फास्ट फूड जितने भी हम खाते हैं इनमें वसा की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। फिर है सोडियम। अधिकतर फास्ट फूड भोजन पदार्थों में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि उच्च रक्तचाप तथा ओडिमा संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। फिर हमारा ऊर्जा। लगभग सभी फास्ट फूड भोजन पदार्थों में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। यद्यपि फास्ट फूड आहार कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन वे किशोरों की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। किशोरों को यह समझना चाहिए कि फास्ट फूड पोषण की दृष्टि से तभी स्वीकार्य होते हैं यदि इनका उपयोग उपयुक्त तरीके और संतुलित आहार के एक भाग के रूप में किया जाए, लेकिन वे आहार का मुख्य भाग बन जाते हैं तो यह चिंता का विषय बन जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड खाना कोई गलत बात नहीं, हमें उन्हें खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में जो है पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, तो सिर्फ हमारे टेस्ट को बढ़ा देते हैं, हमारा मन इनसे खुश हो जाता है। लेकिन इनको हम एक आहार के रूप में न ले करके और अपने टेस्ट के रूप में इन्हें ले सकते हैं, हल्का लाइटली हम इन्हें खा सकते हैं। बाकी हमें इन फास्ट फूड्स को हमारा आहार नहीं बनाना चाहिए कि डेली की दिनचर्या में ये हमारा एक आहार बन जाए कि हम इसी का नाश्ता करें। इसके लिए निम्न उपायों द्वारा फास्ट फूड भोजन को निम्न उपायों द्वारा फास्ट फूड भोजन को पोषण मानकों के आधार पर स्वीकार्य बनाया जा सकता है, जैसे कि फास्ट फूड के साथ तले हुए चिप्स या फ्राइज की जगह ताज़ा कटे फल या सलाद को अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में लेकर, यानी आप फास्ट फूड तो ले लो, कहते हैं पोहे, नूडल्स, मैक्रोनी
खाद्य आदि जो भी, या पास्ता, बहुत सारी चीज़ें होती है, अननेसेसरी चीज़ें इतनी पता नहीं क्या क्या होती है। लेकिन आप इनकी जगह आप ले तो सकते हैं, लेकिन इनके साथ जैसे आप चिप्स लेते हैं या फ्राइज़ जो चीज़ें मार्केट से मिलती है वो लेते हैं, तो उनकी जगह आप फास्ट फूड के साथ थोड़े से फ्रूट्स या फिर सलाद को भी एक अतिरिक्त भोजन के रूप में लेकर के आप खा सकते हैं, तो फिर ये अधिक नुकसान नहीं करती है। फिर सेकंड नंबर पे कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर फलों के ताज़े रस पिए। भाई अपन को कोई ठंडी पेय पदार्थ जब हमें पीना है तो हम क्या करेंगे, नारियल पानी अथवा नींबू पानी का सेवन करें। ज़रूरी नहीं है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स ही पिए, लेकिन आज के फैशन के दौर में सभी बच्चे इन सब चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि मार्केट में जो कई प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है उनको पीना अधिक पसंद करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होती है, फ़ायदा तो कुछ लगती नहीं है। फिर है नेक्स्ट है तले हुए फास्ट फूड की जगह भुने हुए फास्ट फूड का सेवन करें। फिर है पश्चिमी संस्कृति के फास्ट फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि की अपेक्षा दक्षिण भारतीय संस्कृति वाले स्नैक्स जैसे कि इडली, उपमा, डोसा इत्यादि को प्राथमिकता दें। भाई आपको कुछ नाश्ता ही करना है तो आप ये सब चीज़ें क्यों खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, आप इनकी जगह खाइए, इडली खाइए, उपमा खाइए, डोसा खाइए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी खमीरीकरण से बनाई हुई होती है। खमीरीकरण से जो भी चीज़ें बनाई हुई होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और दूसरा, ये सूजी के बनते हैं या फिर दाल के बनते हैं, तो ये हमारे लिए एक पोषक तत्व भी हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति की चीज़ों को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि अधिकतर दक्षिण भारतीय भोज्य पदार्थ खाद्य सम्मिश्रण तथा खमीरीकरण की विधियों के प्रयोग द्वारा ही बनाए जाते हैं। जहाँ तक संभव हो फास्ट फूड के छोटे पैक का सेवन करें। भले ही बड़ा पैक कम दामों पर उपलब्ध क्यों न हो। अब हमारी आ जाती है अल्पाहार यानी डाइटिंग। किशोरावस्था के दौरान किशोर अपने शारीरिक आकार तथा भार को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। वह पतले शरीर को खूबसूरती, स्वास्थ्य एवं सफलता का पैमाना मानते हैं। अब क्या करें, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। हेल्थ कॉन्शियस आज के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारा शरीर पतला दुबला रहेगा तो हम शायद सुंदर दिखेंगे, इसलिए क्या कर लेते हैं, जैसे ही थोड़ा सा शरीर बढ़ता है और वो अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मीडिया के संपर्क में आने पर उन्हें वज़न कम करने के नए नए उपायों के विषय में पता चलता है। ऐसे में अल्पाहार ही उन्हें वज़न कम करने का सबसे आसान एवं सस्ता उपाय दिखाई देता है, जिससे वे शारीरिक भार कम करने के लिए अधिकतर किशोर और किशोरियाँ अल्पाहार को अपनाते हैं। अल्पाहार के दौरान किशोर किशोरियाँ कई ऐसे उपाय अपनाते हैं जो उनके लिए कई पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि वह कई बार पूरे दिन भूखे रहते हैं, दवाई खाकर भूख खत्म करने का प्रयास करते हैं, ज़बरदस्ती पेट साफ करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं या कृत्रिम तरीकों से उल्टी करने का प्रयास करते हैं। इन सब उपायों के चलते वह अक्सर कुपोषण तथा अन्य शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक का शरीर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बालक का शरीर बढ़ता है या हेल्थ बनने लगती है तो बालकों को इसकी बहुत अधिक चिंता होने लगती है। उनको लगता है कहीं मेरा पेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वो डाइटिंग, क्योंकि जिम जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, या एक्सरसाइज करें या दौड़ लगाएं, ऐसे कार्य करने से अच्छा है कि वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उन्हें सबसे सस्ता और आसान तरीका दिखता है। हो गया वहाँ बैठ के बना दो यार। तो क्या हुआ, वहाँ नहीं उठ सकती क्या कोई? क्या यार,
से सकारात्मक माहौल बनाने में योगदान दिया और राज्य सरकार का स्थानीय प्रशासन पर विश्वास करते हुए समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में फैसला लिया। मैं अपने जिला प्रशासन को और लोकल हमारा प्रशासन उन्होंने बहुत समयबद्ध ढंग से यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के साथ मिलकर के अब देखिए अल्पाहार डाइटिंग के क्या परिणाम होते हैं, जिनका अंदाज़ा इन बालकों को नहीं होता है। इसमें क्या होता है, विशेषज्ञों की निगरानी में न की गई डाइटिंग के परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। मान लीजिए बालक डाइटिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गाँव में न रह के शहरों में रह के अलग रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, तो पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते हैं, या फिर दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो उन्हें बालकों के ऊपर उनका पूरा ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे में इनके जो परिणाम होते हैं वो हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि किशोरों में खान-पान संबंधी विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त खान-पान संबंधी विकृतियाँ और मोटापा, आत्मविश्वास में कमी होना और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मान लो बालक डाइटिंग कर रहा है, ठीक है, और ये एक ऑब्जर्वर को पता नहीं है कि बालक क्या कर रहा है, तो इसके जैसे जो परिणाम सामने आते हैं कि जैसे कई प्रकार की विसंगति का शिकार हो जाता है बच्चा, ठीक है। इसके अतिरिक्त खान-पान संबंधी भी कई प्रकार की विकृतियाँ हो जाती है, तो उसका पेट बढ़ जाता है जब पेरेंट्स का उस पर ध्यान नहीं होता है, पता नहीं क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। इसके अलावा हो सकता है डाइटिंग के चक्कर में कुछ और खाना सीख जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ से हमारा पेट बढ़ रहा है। या दूसरा इसमें है कि आत्मविश्वास क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल भी इसमें कम हो जाता है और कई प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इनके परिणाम स्वरूप कार्डियो वेस्कुलर अर्थात हृदय संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है तथा कई बार तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए डाइटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग हम करें तो किसी के सानिध्य में रह कर के करें, किसी ऑब्जर्वर के सानिध्य में रह के करें, ताकि वो समय समय पर आपको गाइड कर सकें। अपने मन से ही हमें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। अब है अल्पाहार डाइटिंग संबंधी समस्याओं को दूर करने का उपाय। डाइटिंग संबंधी समस्याओं को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि व्यक्ति स्वस्थ खान पान संबंधित आदतें विकसित करे। स्वस्थ जीवन शैली जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वस्थ आहार पद्धति अपनाने से डाइटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हमारा खान पान अच्छा होगा, टाइम टू टाइम हम हर चीज़ को लेंगे, पोषक तत्वों को हम अपने आहार में तालिका में शामिल करेंगे, तो हमें डाइटिंग करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये आवश्यकता से ज़्यादा भोजन जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कई समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। फिर है गैर परंपरागत भोजन पद्धति। अक्सर किशोर गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाना पसंद करते हैं। उनके ऐसा करने के निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट, स्वयं की अलग पहचान बनाना किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ऐसे में किशोर अपनी एक अलग गैर परंपरागत पद्धति अपनाकर अपने मित्रों को, परिवार को तथा समाज के अन्य लोगों को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि वे दूसरों से कुछ हद तक सोचते व करते हैं। फिर है सेकंड, गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाकर किशोर स्वयं को बड़ों के नियंत्रण से अलग दिखाना चाहते हैं। यह उनके लिए या अपने स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्तित्व की एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। कई बार किशोर अपना शारीरिक भार कम करने या बढ़ाने के उद्देश्य से भी गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाते हैं। फिर है
ये हुआ कंप्लीट। फिर है तेजी से फलता फूलता खाद्य उद्योग भी अपने प्रचार माध्यमों द्वारा, देखिए तेजी से सेकंड पॉइंट आपका, तेजी से फलते फूलते खाद्य उद्योग भी अपने प्रचार माध्यमों द्वारा किशोरों को गैर परंपरागत भोज्य पदार्थ जैसे कि चिप्स, चॉकलेट, ब्रेड इत्यादि खरीदने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि अनाप शनाप जब पैसा हमारे पास आता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के बिजनेस जैसे चिप्स के हो गए, चॉकलेट के हो गए, अनाप शनाप आ रहा है, ठीक है, फल रहा फलता फूलता उद्योग, तो क्या करते हैं बच्चे इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो इन चीज़ों को खाने के खुद शौकीन हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब चॉकलेट, चिप्स जैसी चीज़ें खाई जाती है तो फैट बढ़ता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। अब जैसे फैट बढ़ता है तो डाइटिंग जैसी समस्या सामने आ जाती है। फिर है कई बार किशोर कुछ नया करने की चाह में भी गैर परंपरागत भोजन पद्धति विधि अपना लेते हैं। उनको लगता है अरे यार ये सब चीज़ें तो हम खाते खाते बोर हो गए हैं, कुछ नया होना चाहिए, अब पहले के टाइम में समस्या थी लेकिन अब वर्तमान में क्या चल रहा है कि यूट्यूब पे जाके कुछ भी चीज़ सर्च कर लो तो यूट्यूब पे देख देख के बनाना सीख जाते हैं। कई बार किशोर वैश्विक घटनाओं तथा प्रचलन के चलते भी गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाते हैं। उदाहरण के लिए आजकल किशोरों में वैगन भोज्य पदार्थों का बड़ा प्रचलन है। अब है हमारा 7 पॉइंट, भोजन संबंधी विकार। कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ जैसे कि भय, चिंता, अकेलापन, अवसाद, परिवार के साथ सामंजस्य न बिठा पाने के कारण किशोरों में भोजन संबंधी व्यवहारात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं के कारण किशोर अक्सर यह तो खाने से परहेज करते हैं या फिर अत्यधिक भोजन कर लेते हैं। कई बार खाली बैठने तनाव के कारण भी किशोरों में भोजन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए भोजन संबंधी विकार है किन किन परिस्थितियों में आ सकते हैं बालक के साथ, जब वो बहुत चिंता में हो या फिर वो किसी चीज़ से डरता हो या फिर वो अकेलापन महसूस करता हो, अवसाद में रह रहा हो या फिर परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा होता है, तो भोजन संबंधी कई प्रकार के विकार आ जाते हैं। या तो उसे भूख नहीं लगती है या फिर और भोजन न करने के कारण या फिर कुछ समस्या उत्पन्न होने पर भोजन पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। यानी जब उसका व्यवहार चेंज हो जाता है तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और इन समस्याओं के कारण किशोर क्या करने शुरू कर देते हैं, या तो जैसे मान लो परिवार में कोई मनमुटाव हो जाता है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा बालक किस पे निकालते हैं, खाने पे निकालते हैं, खाना नहीं खाना है, ये मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। या फिर मान लो जो भी चीज़ है तो कई बार भोजन ज़्यादा मात्रा में खा लिया या फिर कई बार खाली बैठने या तनाव के कारण भी किशोर में भोजन संबंधी कई प्रकार के विकार पनप जाते हैं। खाली बैठने से मतलब है कि मान लो कोई बालक फ्री है तो फ्री बच्चे को क्या है कि मन में कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। जब मन में कई प्रकार के तनाव वाले विचार आते रहते हैं तो उसे भूख नहीं लगती है, जिससे कि वो भोजन संबंधी समस्याओं उसमें उत्पन्न होने लगती है और प्रॉपर रूप से वो भोजन नहीं खाता है। तो आज हमने जाना किस किस के बारे में जाना, फास्ट फूड की कुछ सीमाएं कि हमें हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कैसे कैसे नष्ट हो जाते हैं और हम किस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर हम जंक फूड को खाना स्वीकार करते हैं, जबकि भारत के व्यंजनों को हम खाना स्वीकार नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में हमारे यहाँ पे इडली, डोसा आदि कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिकरण से बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं और जो पाश्चात्य संस्कृति के पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा आदि सब चीज़ों को स्वीकार करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है।